नमस्कार दोस्तों, मैं नूर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टाइप्स ऑफ इन्वर्टर्स पे एक डिटेल्ड वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल सोलर क्लू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सोलर इंडस्ट्री की लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा 3 टाइप के पावर सिस्टम्स होते हैं। हर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग पैनल्स लगते हैं, वैसे ही हर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग इन्वर्टर्स भी लगते हैं। जी हाँ, ऑन ग्रिड के अलग इन्वर्टर्स होते हैं, ऑफ ग्रिड के अलग और हाइब्रिड के अलग। आज हम सिर्फ ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के इन्वर्टर्स के बारे में जानेंगे। ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए अभी तक सोलर इंडस्ट्री में 3 टाइप के इन्वर्टर्स हैं। पहला है स्ट्रिंग इन्वर्टर। स्ट्रिंग इन्वर्टर में सारे सोलर पैनल्स के लिए सिर्फ एक इन्वर्टर होता है। सोलर पैनल्स एक स्ट्रिंग से जुड़े होते हैं, ऐसे मल्टीपल स्ट्रिंग्स आगे इन्वर्टर से जुड़े होते हैं। होता यह है कि सोलर पैनल्स एक दूसरे से जुड़े होने के कारण वो पावर जनरेट करके स्ट्रिंग के माध्यम से पावर इन्वर्टर को पहुंचाते हैं। जो पावर जनरेट होता है वो डीसी फॉर्म में होता है, तो इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करके घर को सप्लाई करता है। स्ट्रिंग इन्वर्टर को सेंट्रल इन्वर्टर भी बोला जाता है। स्ट्रिंग इन्वर्टर का मेन कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग से जुड़े हुए सारे सोलर पैनल्स एक ही वॉट के होने चाहिए, सोलर पैनल्स का साइज सेम रहना चाहिए और सारे पैनल्स एक ही एंगल में फिक्स होने चाहिए, तभी एफिशिएंटली पावर स्ट्रिंग में पास होगा इन्वर्टर में जाने के लिए। अगर कोई दूसरे एंगल में पैनल्स फिक्स किया गया तो आपको एक्स्ट्रा इन्वर्टर लगाने पड़ेंगे। स्ट्रिंग इन्वर्टर के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ शेडिंग, यानी सभी सोलर पैनल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक पैनल जितना जनरेट करेगा उतनी दूसरे पैनल्स भी जनरेट करेंगे स्ट्रिंग इन्वर्टर से जुड़े रहने के कारण। तो अगर कोई शैडो आ गया, कोई ऑब्जेक्ट पैनल पे आ गया तो उस पैनल की जनरेशन बंद हो जाएगी या उसकी परफॉर्मेंस लेवल घट जाएगी, क्योंकि पावर तो पैनल में पास ही नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रिंग में जुड़े हुए सारे पैनल्स भी काम करना बंद कर देंगे या उस पैनल के बराबर काम करेंगे जिसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी घट गई है। पूरे एक स्ट्रिंग में पावर जनरेट नहीं होगा, ये इसका सबसे बड़ा कॉन है। फिर आता है सेफ्टी इश्यूज। स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाओगे तो इसमें खतरे की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं। इसमें कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता जो पावर सप्लाई कम करे या ज़्यादा करे। ग्रिड अगर कुछ इमरजेंसी के कारण बंद हो गया तो सोलर पैनल में इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन चालू रहेगी जब तक उसे सन की एनर्जी मिलती रहेगी, और अगर पावर कट हुआ तो इन्वर्टर बंद हो जाएगा और आगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेगा। लेकिन मेन बात यह है कि जो सोलर पैनल्स पावर जनरेट कर रहे हैं वो पावर केबल्स में ही रहेगा जब तक इन्वर्टर उसको आगे नहीं पहुंचाएगा, और पावर सारा इकट्ठा रहेगा सभी केबल्स में। सपोज आपका सिस्टम 1 किलोवाट का है तो सारी 1 किलोवाट की एनर्जी इकट्ठा उन केबल्स में ही रहेगी। इस टाइम में ह्यूमन का कांटेक्ट हुआ केबल से तो डेंजरस है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। स्ट्रिंग इन्वर्टर्स एक्सपैंडेबल नहीं है। फ्यूचर में अगर आप सिस्टम का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग इन्वर्टर में आपका सिस्टम जितना साइज़ का होगा कलेक्टिवली उतना ही आपका इन्वर्टर होता है। जैसे कि अगर आपका सिस्टम 1 किलोवाट है तो इन्वर्टर भी 1 किलोवाट का ही होगा। तो आप फ्यूचर में उसे 1.5 किलोवाट बनाना चाहते हो तो इन्वर्टर भी 1.5 किलोवाट का रिप्लेस करना पड़ जाएगा। इन्वर्टर में पावर लॉस होता है। सारे सोलर पैनल्स एक इन्वर्टर से कनेक्टेड होते हैं तो हर पैनल को कनेक्ट होने के लिए डीसी केबल की ज़रूरत पड़ती है। जब पावर डीसी केबल में से इन्वर्टर में जाता है, डीसी केबल से इन्वर्टर में आने तक अंदर थोड़ा पावर लॉस हो जाता है। ज़्यादा लॉस नहीं लेकिन थोड़ा होता है, यहाँ पे थोड़ी सी एफिशिएंसी घट जाती है। स्ट्रिंग इन्वर्टर की लाइफ स्पैन कम होती है, जैसे कि सिर्फ 15 साल होती है, तो आपको हर 15 साल में इन्वर्टर बदलवाना होगा। लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट ईजी है क्योंकि ये इन्वर्टर कॉस्ट इफेक्टिव होता है सारे इन्वर्टर्स में से। स्ट्रिंग इन्वर्टर आपको कलेक्टिव मॉनिटरिंग देगा। जैसे स्ट्रिंग इन्वर्टर में आपको पता नहीं चलेगा कौन से पैनल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ये इन्वर्टर सारे पैनल्स को कलेक्टिवली मॉनिटर करता है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं। पूरा सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी दे रहा है, ये सब का हिसाब स्ट्रिंग इन्वर्टर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरा है माइक्रो इन्वर्टर। हर एक सोलर पैनल के पीछे एक माइक्रो इन्वर्टर लगा रहता है। सपोज आपके पास 10 पैनल्स हैं तो हर एक पैनल के पीछे एक एक इन्वर्टर होगा। ये स्ट्रिंग इन्वर्टर की तरह नहीं होते हैं कि सारे पैनल्स के लिए बस एक इन्वर्टर लगेगा। इसमें सब पैनल्स के लिए अलग अलग इन्वर्टर होता है। जितनी भी कमियां स्ट्रिंग इन्वर्टर में है वो सब माइक्रो इन्वर्टर्स में पूरी हो जाएंगी। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सारे पैनल्स की पावर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहती है। पैनल स्ट्रिंग में कनेक्टेड रहते हैं लेकिन
हर पैनल इंडिविजुअली परफॉर्म करता है, कलेक्टिवली नहीं। तो अगर कोई शैडो का प्रॉब्लम हुआ या कोई ऑब्जेक्ट पैनल पे आ जाए तो सिर्फ वो एक पैनल की एफिशिएंसी कम होगी या वो एक पैनल काम करना बंद करेगा, लेकिन इस कारण दूसरे पैनल्स को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरे पैनल्स अपनी परफॉर्मेंस 100% देंगे इंडिविजुअली। और आप इस सिस्टम को कोई भी एंगल में फिक्स कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि सेम एंगल और सेम साइज के ही पैनल्स होने चाहिए। माइक्रो इन्वर्टर्स सेफ हैं। ये इन्वर्टर में खतरा नहीं होगा क्योंकि इन्वर्टर्स जैसे बढ़ गए हैं वैसे ही पावर भी बढ़ गया है। एक पैनल जितना प्रोड्यूस करेगा उतना वाट का ही एक इन्वर्टर होगा। सपोज आपका पैनल 50 वाट्स प्रोड्यूस करता है तो इन्वर्टर भी 50 वाट का होगा। बिजली कटने पर अगर पावर केबल्स में भी होगा तो बहुत कम मात्रा में, जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। माइक्रो इन्वर्टर्स आर ईजी टू एक्सपैंड। माइक्रो इन्वर्टर्स होने की वजह से आप कभी भी सिस्टम को बढ़ा सकते हो। आपको बस पैनल्स ऐड करना है जितने की रिक्वायरमेंट है और उतने का इन्वर्टर। स्ट्रिंग इन्वर्टर की तरह आपको पूरे का पूरा इन्वर्टर चेंज करना नहीं पड़ेगा। नो पावर लॉस। माइक्रो इन्वर्टर पीछे ही लगे रहने के कारण पावर वही एसी में कन्वर्ट हो जाता है और डायरेक्टली नेट मीटर को पहुंच जाता है, तो इसमें डीसी केबल का कॉस्ट नहीं लगेगा और एफिशिएंसी भी कम नहीं होगी। हायर लाइफ स्पैन। माइक्रो इन्वर्टर्स की लाइफ 25 साल की होती है, तो आपको रिप्लेसमेंट के लिए कम समय में परेशान नहीं होना पड़ेगा। माइक्रो इन्वर्टर्स इंडिविजुअल लेवल पे मॉनिटरिंग देंगे। माइक्रो इन्वर्टर्स हर एक पैनल की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन सा पैनल कितनी एफिशिएंसी दे रहा है, कौन सा काम कर रहा है और कौन सा नहीं। हर एक चीज़ का हिसाब आपको मिल जाएगा माइक्रो इन्वर्टर्स के साथ। माइक्रो इन्वर्टर्स एक्सपेंसिव है। सारे एडवांटेजेस देता है माइक्रो इन्वर्टर, लेकिन इसका दाम ज़्यादा है। एक माइक्रो इन्वर्टर का दाम है 8,000 और एक स्ट्रिंग इन्वर्टर का दाम है 60 से 70,000। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हो और आप 45 वाट के पैनल्स लगा रहे हो, तो आपको 11 पैनल लगाने होंगे। तो स्ट्रिंग इन्वर्टर लोगे तो उसका दाम पड़ेगा 60 से 70,000। एक ही इन्वर्टर लगेगा पूरे सिस्टम के लिए। और अगर आप माइक्रो इन्वर्टर चुनोगे तो आपको 8,000 से 11 पैनल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनका दाम होगा 88,000। यहाँ पे ही देख लीजिए कि ऑलमोस्ट 8 से 18,000 का डिफरेंस है। एक और एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हो, तो 445 वाट के पैनल्स आपको 22 पड़ेंगे। स्ट्रिंग इन्वर्टर आपको 70 से 80,000 का पड़ेगा और माइक्रो इन्वर्टर आपको 1,72,000 पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कि कितना प्राइस डिफरेंस है। जितना बड़ा सिस्टम होगा इतना इन्वर्टर्स का दाम भी बढ़ेगा। तीसरा है पावर ऑप्टिमाइज़र। पावर ऑप्टिमाइज़र बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है और एक अपग्रेडेड वर्जन है माइक्रो इन्वर्टर का। पावर ऑप्टिमाइज़र इन्वर्टर को 2 सिंपल चीज़ों में बांट देता है। एक है इन्वर्टर और दूसरा है ऑप्टिमाइज़र। एक इन्वर्टर रहेगा जो सारे पैनल्स से कनेक्टेड रहेगा जैसे स्ट्रिंग इन्वर्टर में रहता है, और ऑप्टिमाइज़र हर एक पैनल के नीचे लगा होगा। ऑप्टिमाइज़र करता ये है कि वो सोलर पैनल की मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट को डिटेक्ट करके उसे ऑप्टिमाइज़ करता है और फिर स्ट्रिंग के थ्रू इन्वर्टर को भेजता है कन्वर्जन के लिए। ये पैनल्स भी इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। कोई शैडो एक पैनल पे आने से स्ट्रिंग के दूसरे पैनल्स की परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्टिमाइजर्स हर एक पैनल की मैक्सिमम पावर पॉइंट को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अगर किसी पैनल की एफिशिएंसी 40% हो गई है तो ऑप्टिमाइजर उस पैनल से 40% एनर्जी निकालेंगे और दूसरे से 100%। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ऑप्टिमाइज़र अपना वोल्टेज कम कर देते हैं जब भी पावर कट हो या ग्रिड किसी कारण बंद हुआ हो तो कोई खतरा भी नहीं है। ऑन ग्रिड के तीनों इन्वर्टर्स MPPT होते हैं। MPPT मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। इनके इन्वर्टर्स ही MPPT होते हैं। MPPT उस पॉइंट को ट्रैक करता है जो कि उस पैनल का या स्ट्रिंग का मैक्सिमम जनरेशन पॉइंट हो। ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए 2 टाइप के इन्वर्टर्स होते हैं। दोनों ही स्ट्रिंग इन्वर्टर्स होते हैं, लेकिन दोनों में अलग चार्ज कंट्रोलर्स लगते हैं। पहला है PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। एक इन्वर्टर में PWM चार्ज कंट्रोलर को ऐड कर दिया जाता है ताकि वो चार्ज कंट्रोलर पावर को कंट्रोल कर सके कि पावर कितनी कैपेसिटी में इन्वर्टर के अंदर आता है और कितनी कैपेसिटी में इन्वर्टर के बाहर। लेकिन PWM की एफिशिएंसी कम होती है और ये चार्ज होने के लिए भी ज़्यादा समय लेता है। PWM कम दाम के होते हैं। दूसरा है MPPT। ये भी एक चार्ज कंट्रोलर है जो कि ऑफ ग्रिड सिस्टम के इन्वर्टर में लगा होता है। इस इन्वर्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। MPPT इन्वर्टर्स महंगे आते हैं। तो आज हमने ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के इन्वर्टर्स एक्सप्लेन किए। आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो कि कौन सा इन्वर्टर चाहिए।
ऑन ग्रिड में अगर आपके यहाँ शैडो नहीं आती है तो आप स्ट्रिंग इन्वर्टर लीजिए, क्योंकि इसका कॉस्ट कम लगेगा। अगर शैडो आती है तो आप माइक्रो इन्वर्टर या ऑप्टिमाइज़र में से चूज़ कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड में हम सजेस्ट करेंगे कि हमेशा MPPT को चूज़ करें, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 95% होती है, और अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आप PWM को खरीदें। वैसे हम तो किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप PWM मॉडल को खरीदें, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बस 70% होती है, यानी ये 30% खुद ही में ख़त्म कर देता है और आपको सिर्फ 70% आउटपुट मिलेगा। आपका सिस्टम 2 किलोवाट से कम है तो आप PWM लीजिए, और अगर 2 किलोवाट से ज़्यादा है तो MPPT ही लेना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।